हेलो एवरीवन, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 10th हिंदी का जो 2 दिसंबर को हाफ ईयरली का एग्जाम होने वाला है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर को हल करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले खंड आ को देखते हैं। खंड आ में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आप पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो आपको इस गद्यांश को पढ़ना होगा कम से कम 2 बार। आपको गद्यांश और पद्यांश को कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए जिससे आपको अच्छे से समझ आए। इसको 2 बार पढ़ने के बाद आपको कुछ प्रश्नों के आंसर देने होंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको छांटकर लिखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सा, स्वाभिमान। इस गद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है स्वाभिमान और ऑप्शन आ भी हो सकता है शिक्षा का उद्देश्य। तो इनमें से दोनों में से किसी एक को कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य को बनाती है। तो शिक्षा मनुष्य को क्या बनाती है? संस्कार वृद्ध, मानवीय गुणों से विशोभित और स्वाभिमान से जीना और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मानवता का विकास, दानवता का विकास, जीवन जीने की कला सिखाना या सद्गुणों का ज्ञान देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, जीवन जीने की कला सिखाना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है, क्या करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, शिक्षा। शिक्षा मनुष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको उस गद्यांश में देखने को मिल जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। फिर आपके लिए अपठित पद्यांश दिया होगा जिसमें आपको कम से कम 2 बार पढ़ना होगा। 2 बार पढ़ने के बाद आपको इन प्रश्नों के आंसर देने होंगे। तो पहला प्रश्न है, लड़कियां खिलखिलाती हैं। तो लड़कियां क्यों खिलखिलाती हैं? तेज धूप में, तेज बारिश में, कड़ाके की ठंड में या उपयुक्त सभी। तो देखिए, अगर हम इस पद्यांश को देखें तो लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज धूप में, लड़कियां खिलखिलाती है तेज बारिश में। तो इसमें तो दोनों ही ऑप्शन है, तेज धूप और तेज बारिश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता के जाने के बाद माँ को किसने संभाला? तो पिता के जाने के बाद माँ को बेटियों ने संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों की वो दुकान किससे मिली? तो लड़कियों को जो दुकान है वो पिता से मिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश में लड़कियों को बताया गया है। तो उपयुक्त पद्यांश में लड़कियों को खुशहाल जीने वाली बताया गया है, ठीक है। फिर आपका भाग बा शुरू होगा जिसमें आपको बिंदुओं के आधार पर निम्न में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा, ठीक है। इनमें से आप किसी एक विषय पर निबंध लिखोगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर का छात्र मनोज मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को खेल मैदान की सफाई करने हेतु एवं प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा। या फिर अथवा में देख सकते हो, स्वयं को रजत नगर बीकानेर निवासी मानते हुए अपने मित्र को शैक्षणिक भ्रमण के बारे में बताते हुए एक पत्र आपको लिखना होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अंगदान को प्रोत्साहन देने हेतु एक विज्ञापन आपको तैयार करना होगा। फिर अथवा में इसके अचार व पापड़ की बिक्री हेतु एक विज्ञापन तैयार करना होगा, ठीक है। फिर आपका भाग श शुरू होगा जिसमें पहला क्वेश्चन है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो औपचारिक शब्द में आपको प्रत्यय बताना है, इसमें क्या है? तो देखिए, औपचारिक शब्द में प्रत्यय ऑप्शन सा ईक है, ठीक है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय ईक है, उपचार प्लस ईक औपचारिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तऋषि शब्द में समास कौन सा होगा? तो सप्तऋषि शब्द में समास ऑप्शन बा द्विगु समास होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका पहला पद सप्त, सप्त माने 7 होता है, संख्यावाचक है और इसका विग्रह 7 ऋषियों का एक समूह है, तो इसलिए इसमें द्विगु समास होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बड़भागी किसे कहा गया है? तो बड़भागी किसे बोला गया है? इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सा उद्धव को। ठीक है, गोपियों ने बड़भागी उद्धव को बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रे नृप बालक कालवश, बोलत पंक्ति में नृप बालक किसे कहा गया है? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बा लक्ष्मण को। परशुराम जी ने लक्ष्मण को नृप बालक बोला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभा शब्द का अर्थ है, तो आभा शब्द का अर्थ क्या होगा? आभा शब्द का अर्थ होगा चमक। ठीक है, आभा शब्द का अर्थ रोशनी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो नेताजी के चश्मा पाठ के लेखक होंगे ऑप्शन सा स्वयं प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगति के लिए उत्साह किसने नहीं दिखाया? तो संगति के लिए उत्साह ऑप्शन आ नवाब शाह ने बिल्कुल भी नहीं दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भंडारी कितने भाई बहनों में सबसे छोटी थी? तो मनु भंडारी 5 बहनों में सबसे छोटी थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मैं क्या लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो मैं क्या लिखता हूँ पाठ के लिए लेखक हैं ऑप्शन आ शिव पूजन सहाय। ठीक है, तो जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। अब आपके आएंगे रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थानों को देखते हैं। पहला रिक्त स्थान है, रमेश शब्द रिक्त स्थान संज्ञा है। तो रमेश शब्द कौन सी संज्ञा है? तो रमेश शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, वह जा रहा है, रेखांकित शब्द रिक्त स्थान सर्वनाम है। जो इसमें वह है वो कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें वह पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयल मीठा गाती है, वाक्य में रिक्त स्थान विशेषण है। तो इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? इसमें हो जाएगा मीठा विशेषण। ठीक है, इसमें जो मीठा शब्द है वह विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो उसे रिक्त स्थान क्रिया कहते हैं, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे सकर्मक क्रिया बोलेंगे। फिर आपका क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो इसको गद्यांश को कम से कम आपको 2 बार पढ़ना चाहिए। फिर आपके क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो यह गद्यांश नेताजी का चश्मा से लिया गया है। जो नेताजी का चश्मा पाठ है उससे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालेदार साहब किस आदत से मजबूर थे? तो हालदार साहब जब चौराहे से गुजरते थे तो ना चाहते हुए भी मूर्ति की तरफ देखते थे। तो हालदार साहब इसी आदत से मजबूर से थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालदार साहब भावुक क्यों हो गए? तो हालदार साहब भावुक इसलिए हुए क्योंकि नेताजी की मूर्ति पर एक सरकंडा का चश्मा लगा हुआ था, जो दिखाता है कि लोगों में अभी भी देशभक्ति मौजूद है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पर किससे बना चश्मा रखा है? तो मूर्ति पर सरकंडे से बना एक चश्मा रखा था। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको इस गद्यांश में देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर आप अथवा में देख सकते हो, अथवा में भी आप इस गद्यांश को कर सकते हो अगर वो नहीं आए तो। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। आपको इस पद्यांश को पढ़ लेना होगा। ठीक है, पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर देने होंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है? तो ये जो पद्यांश है इसके कवि कौन है? तो इसके कवि कौन है? सूरदास हैं इसके कवि। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, जल के भीतर कौन रहता है? तो जल के भीतर कमल का पत्ता रहता है। अगला क्वेश्चन है, जल की बूंद किस पर नहीं टिकती? तो जल की बूंद कमल के पत्ते पर नहीं टिकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंदों को कैसा बताया गया है? तो ऊंदों को भाग्यहीन बताया गया है। ठीक है, क्योंकि वह कृष्ण के पास रहते हुए भी कृष्ण की भक्ति में नहीं रम सका, इसलिए उसे बड़भागी बताया गया है, अर्थात भाग्यहीन बताया गया है। या फिर अथवा में देख सकते हो, अथवा में कर सकते हो आप इस पद्यांश को। ठीक है,
फिर आपका भाग 10 शुरू होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है, स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का क्या आशय है। तो स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का आशय है कि वह अपने जीवन की यात्रा में अपनी प्रेयसी या प्रिय के साथ बिताए गए सुखद पलों की यादों को ही अपना सहारा और प्रेरणा मानता है। कवि के लिए ये यादें जीवन के कठिन और थकाऊ समय में आगे बढ़ने के लिए मानसिक ऊर्जा और हिम्मत देती हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कवि का मन आनंदित हो उठा, उसकी उदासी दूर हो गई और उसे नया जीवन मिला। यह मुस्कान कवि के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी और उसे वात्सल्य की भावना का अनुभव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों बनी। तो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बनी क्योंकि वे अपनी आयु और मौसम की परवाह किए बिना अपने कठोर सिद्धांतों और नियमों का दृढ़ता से पालन करते थे। वह भोर में उठकर 2 मील दूर गंगा स्नान के लिए जाते थे। सर्दी में भी गांव से 2 मील दूर गंगा में जाते थे और अपनी दिनचर्या के प्रति बहुत ही अनुशासित थे, जो आम लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो शहनाई की दुनिया में डुमराव को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि यह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान है और शहनाई बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली नरकट घास सोन नदी के किनारे डुमराव को शहनाई को इतिहास और कला से गहरा संबंध होने के कारण याद किया भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है क्योंकि उसे अपने दोस्तों के साथ खेलने में खुशी और आनंद मिलता है। साथियों को हंसी ठिठोले और खेलकूद करते देखकर वह अपने दुख और चिंता को भूल जाता है और खेलने में मगन हो जाता है। बच्चों का यह सहज स्वभाव है कि वे खेल की मस्ती में अपनी तकलीफें और रोना भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगटोक को मेहनकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो गंगटोक एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय स्थल होने के नाते यहाँ स्थितियां बड़ी कठिन है। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के लोग इस मेहनत से घबराते नहीं और ऐसी कठिनाइयों के बीच भी मस्त रहते हैं, इसलिए गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनखियों से देखना मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में आपको प्रयोग करना है। तो कनखियों से देखना मुहावरे का अर्थ है चुपके से या तिरछी नजर से देखना। तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा, शिक्षक के पीछे खड़ा छात्र कनखियों से देख रहा था कि क्या वह उसे देख रहे हैं। इस प्रकार से कर सकते हो। फिर आपके प्रश्न 11 है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना, उन्हें अन्याय और कष्ट से बचाना और उनका कल्याण करना है। एक आदर्श राजा को प्रजा की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए और न्याय तथा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। राजा का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को किसी भी प्रकार के शोषण से बचाए। ठीक है, या फिर अथवा में कर सकते हो आप, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित आपको लिखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वो लंगड़ा किया जाएगा फौज में, पागल है पागल है। इस इस कैप्टन के प्रति इस भाव वाले कैप्टन के प्रति इस भाव की आपको एक टिप्पणी करनी है प्रतिक्रिया के रूप में। ठीक है, या फिर अथवा में कर सकते हो, लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, इसे कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी एक रचनाकार का परिचय लिखते हुए लिखिए 100 शब्दों में। मंगलेश डबराव या यशपाल का। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। माता का अंचल पाठ के आधार पर लिखिए। या फिर अथवा में है, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक
को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। तो विद्यार्थियों, आपको एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूंगा, यह क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी नहीं है। यह क्वेश्चन पेपर अगले वर्ष का है, अर्थात 2024-25 का यह क्वेश्चन पेपर है। परंतु इस क्वेश्चन पेपर में से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके 2 दिसंबर में बिल्कुल आने वाले हैं। तो आपने यह वीडियो देखकर बहुत ही अच्छा किया। आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको 2 दिसंबर में पेपर में मिलने वाले हैं, ठीक है। और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को बस ही सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।